morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, Shivani. Good morning, Kamini, Sandhya, Kashish, Preeti. Good morning, Sana. Good morning, Good morning, sir. Ayush. Good morning. ठीक है, फिर कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और एक ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था, तो हो गया सभी से। आयुष, आपने कर लिया ये 60 kg क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला? कृष्णा, आप कल नहीं आए थे? अच्छा, आयुष ने भी क्लास नहीं ली थी। श्वेता, आपने कर लिया फर्स्ट वाला? यस सर, करा तो है। क्या आंसर आया है? गलत भी हो सकता पर नहीं, गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर क्या है ये बताओ। अच्छा 60 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻20। अपॉन 10 की पावर 20, तो इसे फर्दर सॉल्व क्यों नहीं किया आपने? अच्छा आगे भी करना था। नहीं, आगे फिर कौन करेगा ये बताओ। ये -6 है तो नीचे अच्छा वाला जो 20 ऊपर आके माइनस हो जाएगा ना, अगर हाँ बता रही हूँ। ठीक है। चलो ठीक है कृष्णा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना और प्लीज रेगुलर रहो, ठीक है। चलो फिर ये फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको करवा दिया था पर हमने इसका आंसर डिस्कस नहीं करा था। 60 kg क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद है इसको डेकाग्राम क्यूब पर डेकाग्राम क्यूब पर पिकोमीटर स्क्वायर, ये था, ठीक है। तो अभी 60 को छोड़ देते हैं, अभी हम 1 मान के चलते हैं। तो मेरे को कन्वर्ट करना है 1 kg क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर को डेका ग्राम क्यूब, ठीक है, और पर पिकोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे को किसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी को करना है मेरे को डेका ग्राम में, ठीक है। तभी मैं क्यूब वगैरह करूंगा, अभी पहले मैं सिंपल पावर 1 को कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जो 2 कॉमन इसमें यूनिट्स दिख रही हैं वो है ग्राम इसमें और इसमें ग्राम। बाकी जो इनके प्रीफिक्सेस हैं, पहले वाले में किलो है और दूसरे वाले में डेका है, ठीक है। तो पहले हम इनको आपस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि भाई 1 ग्राम में जो है कितने किलोग्राम होते हैं, और दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो ये कि 1 ग्राम में कितने जो है यहाँ पर डेकाग्राम होता है, ठीक है। तो हमें एक बात ये पता है कि यहाँ पर हमें ये पता है कि 1 kg जो है वो कितना होता है, 10⁻³ होता है। क्योंकि किलो का जो मतलब होता है, यानी कि किलो प्रीफिक्स अगर कहीं पर लग चुका है तो उसका मतलब क्या है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि भाई 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ का टर्म अगर आप ऊपर लेके गए उधर साइड पे, तो वो नेगेटिव पावर हो जाएगी या पावर का साइन जो चेंज हो जाएगा,
उसी तरीके से आपको ये भी पता है कि भाई 1 डेकाग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डेका का मतलब होता है 10⁻1 ग्राम, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। जब वो 10⁻1 है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डेकाग्राम हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये दोनों ही 1 ग्राम के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। 10⁻³ kg इक्वल हो गया मेरा किसके, 10⁻⁻1 डेकाग्राम के। क्लियर है। अब मेरे को 1 kg की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो 1 kg की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻1। ये 10⁻³ यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये 10⁻⁻1 नीचे पावर -3 है, ऊपर आके +3 हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जाके -3 हो जाएगी, तो +3 बन जाएगा। तो ये डेकाग्राम हो गया। इज इक्वल टू, अगर अब मेरे को ये बताओ कितना होगा, -1 + 3 कितना होता है, 10⁻²। 10⁻², ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना -1 + 3 है, तो आपको दिख रही है यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कर लिया आपने, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लिया, 3 में से 1 गया, बचा 2। और आपको ये पता है कि साइन जो है वो किसका आता है, बड़े वाले नंबर का आता है। तो बड़ा वाला नंबर इन दोनों में से क्या है, 3 है। तो 3 के आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, यानी कि +2 आएगा। तो 10⁻² लिखो है, 10⁻+2 एक ही बात है। तो 10⁻² डेकाग्राम आ गया। तो 1 kg की जो हमें वैल्यू है वो मिल चुकी है 10⁻² डेकाग्राम, या फिर 100 डेकाग्राम आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हमें जो है कैलकुलेशन जो करनी थी वो करनी थी क्यूब में, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या था, 1 kg³ था, जिसको हमें डेकाग्राम क्यूब में चेंज करना था। तो 1 kg जो आ गया, आप इसको दोनों साइड पे क्या कर दो, क्यूब कर दो। जब आप दोनों साइड पे क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, केजी का क्यूब क्या हो जाएगा, kg³ हो जाएगा। 10⁻² का क्यूब कितना होगा भाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप चाहो तो इसको अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻² का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेकाग्राम का क्यूब क्या हो जाएगा, डेकाग्राम क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 kg³ इज इक्वल टू, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डेकाग्राम क्यूब। तो फाइनली ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पर ये मिल चुकी है, जिसको हमें अपने उसमें पुट कर देना है। तो 1 kg³ की मेरे को वैल्यू मिल गई 10⁻6 डेकाग्राम क्यूब। तो इसको जो है मैं वहां पर लिख देता हूँ। तो ये हो गए 10⁻6 डेकाग्राम क्यूब। अब नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर को पिकोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये रहा सेंटीमीटर, इसको पहले मैं पिकोमीटर में चेंज करूंगा। स्क्वायर क्यूब हम लोग बाद में देखते हैं, जो भी करना होता है वो पावर लगा के हो जाता है, पहले हमें सिंपल पावर 1 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये अब ये सेंटीमीटर और पिकोमीटर है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन यूनिट मेरे को क्या दिख रही है, मीटर दिख रही है। तो मीटर से ही मैं क्या करूंगा, इनका कंपैरिजन करूंगा। तो पहले मैं ये देखूंगा कि 1 मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, और दूसरी चीज ये देखूंगा कि 1 मीटर में जो है कितने पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है मीटर में, अगर आप करोगे, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। तो ये 10⁻² मीटर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 1 मीटर में जो है 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता भी है वैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरीके से 1 पिकोमीटर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना होता है, पिको का मतलब कितना होता है, 10⁻12 मीटर। तो 1 मीटर में कितने पिकोमीटर हो जाएंगे, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये भी 1 मीटर की वैल्यू है, ये भी 1 मीटर की वैल्यू है, दोनों को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं। तो मुझे मिल जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। तो मेरे को 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, 10⁻² उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये इधर आ गया नीचे 10⁻², फिर ये पिकोमीटर बन गया। और 1 सेंटीमीटर की जो मेरे को वैल्यू मिलेगी 10⁻12, पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, तो 10⁻12 - 2 हो जाएगा पिकोमीटर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻10 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल चुकी है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻10 पिकोमीटर।
और अब मेरे को चाहिए क्या था, स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। हमें क्या करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर को पिकोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। और 10 की पावर 10 है, उसका जब स्क्वायर करोगे यानी कि ऊपर वाली जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 10 की पावर 20। 10 की पावर 20 और पिकोमीटर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पिकोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये जो है मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की भी वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर कितनी हो गई है, 10 की पावर 20 पिकोमीटर स्क्वायर हो चुकी है। अब क्या करूंगा, मैं इसको वहां पर डिनोमीटर में लिख दूंगा, 10 की पावर 20 पिकोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 60 आगे का था, तो आप क्या कर सकते हो, 60 को वापस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 60 की वैल्यू निकालनी थी, हमने 1 की यहाँ पर वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, आप 60 को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर है, 10 की पावर 20 नीचे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, 6 माइनस 20 आप कर दोगे, ठीक है। और ये राइट साइड वाला वैसे ही रहेगा, डेका ग्राम क्यूब पर पिकोमीटर स्क्वायर। तो अब ये कितना बन गया आपके पास, 60 इंटू 10 की पावर -14 डेका ग्राम क्यूब पर पिकोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आप 6 के टर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। वो जीरो को आपका क्या करना पड़ेगा, ये 10 की पावर -13 बन जाएगा अगर आप 6 इंटू 10 की पावर -13 करते हो। तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और आप में से जो कल जिसने आंसर बताया था, किसी का 60 इंटू 10 की पावर -18 ये आ रहा था, अभी जिसने बताया उसका ये आ रहा था आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पावर की गड़बड़ी हुई है, अदरवाइज आंसर सही हो जाता। तो ये वाला आंसर किसी का आया था क्या, यस सर आया था। किसका आया था, तनु। अच्छा, और किसी का आया था, और किसी का भी नहीं आया था, सना आपका आया था क्या, चलो सना का भी आया था, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा जो है अगर बड़ा सा आ गया कुछ कन्वर्ट करने के लिए तो आप डर जाते हो, लेकिन बेसिक जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। देखो मैंने अल्टीमेटली किया वही है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में करके दिखाया था, वही सेम चीज करी है। बट करना क्या आपको कि आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखो जब भी कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या जब भी कहीं पर आप कैलकुलेशन करते हो तो एक लाइन जब आपने कैलकुलेशन कर लिया उसको दोबारा से एक बार चेक कर लिया करो। बिकॉज एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में अगर कोई गलती हो गई और आप उसको कैलकुलेशन को एंड तक ले गए, तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एंड तक ले जाने के बाद आप उसको दोबारा से चेक करो पूरा, और गलती निकल गई तो आप दोबारा से सॉल्व करो। इससे बेटर है कि एक लाइन का या 2 लाइन का कैलकुलेशन करो, उसे दोबारा से वहीं पर चेक कर लो, अगर गलती होगी तो आप वहीं पर सही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पावर वगैरह का जो चेंज वेंज करना था उसमें यही आपकी जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था, 1 mm³ पर मिनट को चेंज करना था। अब मेरे हिसाब से ये वाला तो आपने शायद कर ही लिया होगा भाई, इसके लिए तो मत बोलना कि ये भी नहीं हुआ था। निकिता आप बताओ, आपने कर लिया ये वाला, 10 की पावर -4/6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है। निकिता का आंसर ये आ रहा है, चलो बाकी का देख लेते हैं और किसने करा होगा। साक्षी, साक्षी आपका आंसर क्या है, प्रीति आप बताओ, प्रीति आंसर बताओ इसका। कंचन आप बताओ, ठीक है। कंचन का आ रहा है 10 की पावर -3/60, चलो एक ही बात है वो, ठीक है। तो यही आ रहा है कंचन का भी। और
उत्तिष्णा आपका क्या आ रहा है? सर 10 to the power minus 3 centimeter cube by 60 या 10 की पावर -3 centimeter cube by सेकंड, फिर नीचे कुछ नहीं डिनोमीटर में यहाँ yes sir 60 60। ठीक है, ये आ रहा है। चलो, मतलब लगभग सभी का यही आ रहा आंसर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करवाना है क्या? कोई है जिसका आंसर इस टाइप का नहीं आ रहा है? अजय का आ रहा है 10 की पावर -12। अब भाई 10 की पावर -12 तो मेरे को नहीं लगता कि आएगा, जब 3 का आंसर ये सेम आ रहा है, तो आंसर तो यही होगा शायद फिर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें, वही सेम प्रोसेस लगाना है। ठीक है, तो जिसका आंसर गलत आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है ये आना चाहिए, बिकॉज 3 लोगों का अगर ये आंसर आ रहा है तो फिर यही सही होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको पिछला वाला समझा दिया है वो एक बार और अच्छे से समझ लेना, चाहो तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना और फिर से ये वाला जो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज अभी इतना फिर टाइम नहीं है कि इसको पूरा हम सॉल्व करें, फिर से हमको जो है 5-7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो जिसका नहीं आ पाया है, शिवानी का भी आ रहा है 10 की पावर 3 आ रहा है शिवानी, या -3 आ रहा है? शिवानी 10 की पावर 3 है या -3 है? माइनस नहीं आ रहा। चलो चलो फिर अब एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये mm³ है, नीचे यहाँ पर मिनट है, इसको आपने चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर³ और सेकंड में। यहाँ पर देखेंगे कितना आया ऊपर और नीचे देखेंगे कितना आया। तो पहले आप mm³ को सेंटीमीटर³ में चेंज करना है, तो mm लिख लो, यानी कि मिलीमीटर हो गया। तो पहले हमें क्या करना होता है, 1 मीटर की क्वांटिटी देखनी होती है, बिकॉज मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दोनों कॉमन क्वांटिटी क्या है, मीटर है। तो पहले आप ये देखोगे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, मेरे को पता है 10 की पावर 3 होते हैं, बिकॉज आपको पता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 3 mm हो जाएंगे। उसी तरीके से आपको सेंटीमीटर पता होने चाहिए, 10 की पावर 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये बता चुका हूँ कैसे आता है। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब आप 1 मीटर दोनों हैं, तो आप इनको इक्वल कर सकते हो। 10 की पावर 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ये आपने कर लिया। तो 1 mm की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 mm की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 की पावर -1 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्यूब निकालना था इसका, 1 mm³ की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, तो 1 mm³ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगी, ये हो जाएगा सेंटीमीटर³। तो आपको ये पता लग गया कि 1 mm³ की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर -3 सेंटीमीटर³ आ रही है। तो इसको जो हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ, तो ये हो गया 10 की पावर -3 सेंटीमीटर³। अब मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो मिनट पे भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर यही आना चाहिए, 10 की पावर -3/60। और या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर -3/60 है तो आप 6 × 10 कर सकते हो नीचे, और ये नीचे 10 की पावर 1 है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि -4 हो जाएगी पावर और नीचे आ जाएगा 6। तो इन दोनों में से आपके यहाँ पर आंसर आने चाहिए, या तो आ रहा हो 1/6 × 10 की पावर -4 या आ रहा हो 1/6 × 10 की पावर -30। तो जिसका भी यही आंसर आ रहा है उसका आंसर सही है, बाकी जिसका नहीं आ रहा उसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और मैंने आपको यहाँ पर दिया था, 1 मेगा न्यूटन पर mm² कितने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? क्या आया है इसका आंसर? 10 to the power 5, 10 to the power 9, 10 की पावर 9, 10 की 10 की पावर power 9। ठीक है भाई, 9 वालों का आंसर मतलब ज्यादा है, तो जिसने 10 की पावर 5 बोला है प्लीज एक बार चेक कर लेना आंसर। ठीक है, कंचन का भी 10 की पावर 9 आ रहा है, तो जिसने भी अभी 10 की पावर 5 बोला था प्लीज अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और जिससे नहीं हो पाया, मैंने अभी दोबारा से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं, फिर भी नहीं समझ आया तो रिकॉर्डिंग एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा करना कैसा। तो इस तरीके से आप जो है कितनी भी बड़ी कोई भी यूनिट हो, कितनी भी उसकी पावर हो, आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको इजी सा एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ,
जिसका यूज अभी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप मेरे को जल्दी से ये बताओ कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने जो हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड होते हैं। ये कैलकुलेशन जल्दी से करके बताओ अभी जितना आपने सीखा उसके बेसिस पे। और फ्रैक्शन में बताना, फ्रैक्शन को कोई डेसिमल में कैलकुलेट मत करना। सर 10 की पावर 3 अपॉन 3600। और सॉल्व हो सकता है अभी। 3600 में 2 जीरो है नीचे। वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो और सॉल्व करके देखो। 3600 में से 2 जीरोस निकालो, 36 इंटू 100 करके उनको ऊपर लेके जाओ। ठीक है श्वेता, आपका आंसर सही है। और लोग बताओ। 5/18। ठीक है, प्राची का भी आंसर सही है। शिवानी का सही है। शिवानी रावत, शिवानी गोस्वामी। 10/36। कितना है? 10/36। 10/36 को क्या आप और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो? यस सर, 5/18। हाँ तो बस यही यही वैल्यू बतानी है मेरे को, ठीक है। तो एक बार चेक करा करो यस कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, तो सभी का जो है लगभग लगभग 5/18 आ गया है। ठीक है, डेसिमल में 0.27 है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, बस फ्रैक्शन में निकाल लो काफी है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/18। ठीक है, और ये चीज शायद आपको पता भी होगी, आपने जब 11th में या 12th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जब हम किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप यू रिमेम्बर दिस। तो ये जो 5/18 है ये आता कैसे है, आज आपको शायद ये चीज पता चल गई। इससे पहले किसी को पता था कि ये कैसे आता है? बताओ भाई। नहीं पता था? ठीक है, तो मतलब रट रहे थे सिर्फ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है कि इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर आप जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, तो जब आप सेम वही वाला प्रोसेस लगाओगे तो आपका जो आंसर है वो 18/5 है। या फिर इसको ही देख लो, ऊपर वाला जो आपने सॉल्व करा है इसका जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये 5/18 है, यहाँ पर आपको 1 करना है, यानी कि पूरे 5/18 को आप इधर ले जाओ तो 18 जो है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, और 5 जो है वो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाता है 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। चलो अब देख लेता हूँ इस चैप्टर में, वैसे अब तो कुछ और बचा नहीं है। इवनिंग के टेस्ट में डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। नहीं नहीं, आज जो टेस्ट है देखो देखो जो कल नहीं आया था मैं बता देता हूँ फिर से। आज आपका टेस्ट है 5:30 पर इवनिंग में, 5:30 PM। तो आपको जो है अलार्म लगा के रख लेना है। ठीक है, 5:30 का। तो 5:30 पर क्या है, मैं ग्रुप में आपको लिंक भेजूंगा जो कि गूगल फॉर्म का ही लिंक होगा, उसको आपने ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे।
एंड सबसे पहले वहां पर एक नेम एंटर करने का ऑप्शन होगा, तो नेम वहां पर अपना एंटर कर देना और पूरा नेम एंटर करना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर करते हो तो मेरे को पता नहीं लगेगा। जैसे मान लो दीक्षा अगर 2 है, साक्षी अगर 2 है, तो मेरे को नहीं पता लगेगा कौन सी वाली साक्षी है, ठीक है। तो जो भी आपका फुल नेम है वो आप एंटर करना अपने सर नेम के साथ। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से, और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो जो भी आपको उसमें से करेक्ट आंसर लगता है ABCD में से, आप उनको उसमें उसको चूज कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे करने के बाद नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट आप कर दोगे। उसके बाद आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा और साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर आपने गलत करा था, कौन सा आपने सही करा था, ठीक है। तो टेस्ट देने के बाद, सबमिट करने के बाद, अपना स्कोर देखने के बाद उस स्क्रीन को हटा मत देना। एक बार एनालाइज कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है और उसको दोबारा से ट्राई करना और ये सोचना कि गलत हुआ कैसे है, ठीक है। तो अगर फिर भी उसमें कुछ डाउट लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सही करा था बट आंसर वहां पे शायद गलत था, तो ये चीज फिर आप मेरे को कल बताओगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, सो दैट मैं आपको समझा पाऊं कि अगर आपका आंसर गलत है या फिर मैंने जो आंसर गलत मार्क करा है तो उसका जो सोल्यूशन है वो हम सही कर पाए, ठीक है। तो ये होगा। और इसमें जो आपका टेस्ट है वो आपका बेसिक मैथ्स का होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स जितना भी हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, पावर्स के बारे में जितनी चीजें हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर आपके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज जितना भी आपके पास पूरे दिन में टाइम है आप प्लीज उसमें रिवाइज कर लेना। आई होप जो कॉलेज वगैरह जाते हैं शायद उनकी आज छुट्टी होगी, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में तो आज छुट्टी है। देखो दिवाली की, मतलब एक जो इधर गढ़वाल साइड में जो दिवाली होती है तो उसकी छुट्टी है। तो मतलब ये है कि आपके पास पूरा दिन है, तो प्लीज 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के बेसिक मैथ्स जो है वो अपना रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल वगैरह सारी याद होनी चाहिए, सो दैट जैसे मैं आपसे वहां पर पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है तो आपको इमीडिएटली पता होनी चाहिए, आप टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे और 5:30 से टेस्ट होगा और टाइम, इसके लिए कुछ टाइम होगा। तो अभी मैंने क्वेश्चन मतलब बनाए नहीं है कि मेरे को पता नहीं है कि देने कितने हैं, हो सकता है 30-40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इतने मिनट्स का टेस्ट है और इतने टाइम से पहले पहले आपको जो है टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो जितना टाइम मैं बोलूंगा कि इतने बजे की डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले पहले आपको सबमिट करना होगा। उस डेडलाइन के बाद अगर आप सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सेज ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो टाइम बाउंड टेस्ट है ये, इसलिए है सो दैट कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करो, टाइम को देखते हुए चलो, बिकॉज ये चीज के एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खाली आप बस क्वेश्चंस करते रहोगे, पता चल रहा है कोई 2 घंटे बाद सबमिट कर रहा है, कोई 4 घंटे बाद कर रहा है, तो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया 5:30 पर बिल्कुल रेडी रहना अपने ग्रुप में, ठीक है। बाकी क्लास वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करना है, ग्रुप में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप टेस्ट के पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है। चलो फिर, अब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर तो हो गया है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में से किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में जितना पढ़ा है हमने? बता दो भाई अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो। चलो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से यही सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आध टॉपिक जब तक पढ़ लेते हैं। सर बस इसमें ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जो अभी टॉपिक हुआ, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लें और क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका वही है।
फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इतने सारे कन्वर्जन्स करवा दिए और टफ से इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक सारे आपको करवा दिए, इसीलिए करवाई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर है वो है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये चीज समझते हैं। ओके, तो देखो आपने शायद कभी ये टर्म सुना होगा कि 1D 2D 3D, इस टाइप के टर्म जो है सुने होंगे। डायमेंशन, डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो या मोशन इन 2 डायमेंशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, नहीं 2 डायमेंशन ही 1 डायमेंशन। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशन का मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशन। अब ये 1D 2D 3D का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आपने सुना होगा ना कि हम 3D मूवी देखने जा रहे हैं तो वो 3 डायमेंशन होता है। तो देखो पहले तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि 1D 2D 3D में डिफरेंस क्या होता है। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, और 3D का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन। तो अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाई, तो लाइन में आप सिर्फ एक ही तरफ जा सकते हो। मतलब लाइन में अगर आप देखोगे तो आप एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप लाइन को इस तरफ जाके देख सकते हो, इस तरफ देख के फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन में ऑलमोस्ट जो हम थिकनेस मान रहे हैं वो 0 है, कि इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, और सिर्फ क्या है, इसके पास लेंथ है। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेंथ है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मतलब ये जो कोई क्वांटिटी है या फिर ये जो मतलब चीज है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में लाई करती है। या फिर मान लो क्या है, जैसे ये एक लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद मान लो मैंने क्या बनाया, एक प्लेन सरफेस बनाया, मान लो मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इस तरीके का अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, आपको एक साइड तो लेंथ की दिखेगी और एक साइड जो है यहाँ पर ब्रेथ की दिखेगी। तो दो साइड्स जब भी आपको किसी भी फिगर में दिख रही हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में दिख रही हो, तो वो आपका एक 2D ऑब्जेक्ट होता है। या फिर मान लो अगर आप कोई भी मोशन कर रहे हो इस तरीके का जिसमें आपके 2 एक्सेस जो है वो एक साथ चल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप का पढ़ा होगा, जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है। अब ये इस तरीके से चल रहा है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर देखूं आकर, मान लो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं ये देखूंगा तो मैं कैलकुलेट ये कर सकता हूँ कि भाई इसने एक्स डायरेक्शन में जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और वाई एक्सिस में जो है, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो वाई एक्सिस में मान लो यहाँ पर भी मैंने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक्स एक्सिस में भी मैंने 4 सेंटीमीटर किया, वाई एक्सिस में भी 4 सेंटीमीटर किया। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये OA का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को? बताओ भाई। देखो ये 4 Yes, सेंटीमीटर है, sir. इसके सामने वाला भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये Yes, आप sir, कोई कर फिगर देख पा सकते रहे हो, हैं। ये किस चीज की फिगर है? एंगल। ट्राइंगल तो है, कौन सा वाला ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमको ये परपेंडिकुलर वाली साइड पता है और एक हमको ये बेस वाली साइड पता है। तो ये वाली साइड में किस तरीके से निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मान लो ये साइड जो है ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप इस लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि मोशन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोशन जो है 2 एक्सिस को लेके एक साथ कर रहा है। ठीक है, और ये आपका इस चीज को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, बिकॉज क्या होता है जब भी कोई 2 डायमेंशन होती है, मतलब एक आपकी यहाँ पर लेंथ है, एक आपकी ब्रेथ है, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, प्लेन, प्लेन मतलब कि जिसमें 2 डायमेंशन होंगी, एक आपकी लेंथ होगी, एक आपकी ब्रेथ वाली साइड होगी। ठीक है, और लेंथ के सामने वाली साइड भी लेंथ ही होगी और ब्रेथ के सामने वाली भी साइड लेंथ ब्रेथ ही होगी।
और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है या फिर एक ही डायमेंशन है तो वो आपका वन डायमेंशन हो गया। और वन डायमेंशन अगर आपको मोशन मान लो दिखाना है, और मान लो मैं ग्राफ से दिखा रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से पार्टिकल जो है ट्रेवल कर रहा है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये यहाँ पर जो है किस में कर रहा है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में सपोज अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में वो नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस में क्या है, उसका जो मोशन है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से 1D 2D और 3D का मतलब ये है कि 3D मतलब इसमें क्या है, आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर आप 3D किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो तो लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर होती है। जैसे कि आपके पास क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका खुद का रूम हो गया। तो रूम में जब आप कॉर्नर में देखोगे, रूम का जो आपका कॉर्नर है, उस कॉर्नर में जब आप देखोगे तो आपको 3 साइड्स दिख रही होंगी, 3 जो है डायरेक्शंस दिख रही होंगी जाते हुए। एक साइड को आप मान लो लेंथ मान लेते हो, दूसरी साइड फिर क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और तीसरी वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, जिस तरीके से उसकी क्या हो रहा है, लेंथ में भी वो ट्रेवल कर रही है, ब्रेथ में भी ट्रेवल कर रही है, और हाइट में भी ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई बटरफ्लाई है, वो उड़ रही है, उड़ रही है तो मतलब क्या है, वो किधर भी जा सकती है, ऊपर जा सकती है, राइट को जा सकती है, लेफ्ट को जा सकती है, आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। तो स्पेस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो 3D मोशन कर सकता है। लेकिन अगर सरफेस पे रह के कोई मोशन कर रहा है तो वो या तो सीधी लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी कि 1D मोशन करेगा, या फिर जो है वो 2 डायमेंशंस में चल सकता है, जैसे कि ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, जिसमें हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, जिसमें वो क्या कर रहा है, एक मतलब तिरछी लाइन पे जा रहा है। तो तिरछी लाइन पे जाने पे क्या हो रहा है, लेंथ भी वो कुछ कवर कर रहा है, ब्रेथ भी कुछ कवर कर रहा है, तो वो जो मोशन है वो आपका 2D मोशन हो गया। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, 1D 2D 3D? Yes, sir. Yes. तो इस चैप्टर में हम लोग 1D मोशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में हम 2D मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं। ओके, 8:20 पे कंटिन्यू करते हैं फिर।